नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ एक नई बायोग्राफी। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। जब जन्म हुआ तब माँ की उम्र केवल 17 साल की थी और शादी के 1 साल बाद ही माता पिता का तलाक हो गया। माँ ने दूसरी शादी कर ली, सरनेम बदला। छोटी उम्र में ज़्यादातर समय नाना के खेतों में मवेशियों की देखभाल में बिताया, लेकिन ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना छोटी सी उम्र में पनपने लगा था। अपनी कंपनी की शुरुआत एक छोटे से गैराज से की, सैकड़ों बार फेलियर का सामना किया और कामयाब हुए, जिंदगी का रुख बदल दिया। आज मैं बात करने वाला हूँ द फाउंडर ऑफ अमेज़ॉन जेफ बेजोस के बारे में। इससे पहले भी मैंने फेडेक्स और जोमेटो पर 2 बायोग्राफी बनाई थी। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो के बाद उन वीडियो को ज़रूर देखिए। हर साल वर्ल्ड लेवल पर कई नए व्यवसाय सामने आते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही सबसे सफल होते हैं। इनमें जैक मा, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, रतन टाटा या जेफ बेजोस के बारे में हम जानते हैं। ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो इन एंटरप्रेन्योर्स को सफलता की ओर अग्रसर करते हैं? दुनिया के महानतम उद्यमियों की सच्ची कहानियों को देखने के लिए हमारे इनक्रेडिबल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। ये असाधारण लोग हैं जिन्होंने पैसे के बारे में पारंपरिक ज्ञान को चुनौती दी, पर महान औपचारिक शिक्षा सफलता के लिए आवश्यक शर्तें हैं। वे कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनके द्वारा कामयाबी हासिल की? कम संसाधनों के होने के बावजूद भी उन्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया। हमारी वीडियो इसी रिसर्च पर बेस्ड है कि कैसे ये एंटरप्रेन्योर जिनका नाम आज हर कोई जानता है और जो सबके लिए आइडियल बन गए हैं, जिन्होंने अपने फैसलों और पैशन के द्वारा खुद के अलावा बल्कि दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। उनके महीने में दुनिया के सबसे पुराने शहर काशी के घाटों पर बनी हुई पुरानी इमारतें और वहां के नुक्कड़ पर लोग गर्म चाय, लस्सी, ठंडा पानी पीने आते हैं। इसी बीच कई फॉरेनर्स को गंगा के प्रेस्टीज घाटों, मंदिरों और पुरानी इमारतों को देखने आते हैं। लोगों को शक्तिशाली गंगा नदी पर नाव की सवारी करते देखा जा सकता है। यह एक ऐसा नज़ारा है जो दुनिया भर से लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह दुनिया के पहले सेंटी बिलियनियर जेफ बेजोस के लिए अलग नहीं था, जो सबसे बड़े ऑनलाइन ग्लोबल रिटेलर अमेज़ॉन के फाउंडर हैं। कॉटन की पैंट, शर्ट और लोफर पहने बेजोस अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जून 2018 में पहली बार काशी की यात्रा पर आए थे। एक्साइटमेंट के साथ गंगा किनारे वहां उनकी नाव को फूलों से सजाया गया था। कड़ी मेहनत करो, मज़े करो, इतिहास बनाओ। जेफ बेजोस के इन्हीं आइडियल शब्दों ने अमेज़ॉन के फाउंडर के रूप में अब तक सफ़र तय किया। उनका मानना है जीवन में जोखिम लेने और रिसोर्सफुल होने के बारे में एक शब्द जो उन्होंने अपने दादाजी से सीखा था। फोर्ब्स के अनुसार जुलाई 2018 में उनकी कुल संपत्ति $150 बिलियन को टच करने के बाद यह दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। कंप्यूटर के साथ बेजोस का पहला ट्राई 4th कक्षा में हुआ था, जो कंप्यूटर एक स्थानीय बिजनेसमैन ने स्कूल को गिफ्ट किया था। तब जेफ ह्यूस्टन में रहते थे। जेफ स्कूल की छुट्टी होने के बाद 2 बच्चों के साथ रुक जाया करते थे और कंप्यूटर की बेसिक प्रोग्रामिंग सीखते थे। जल्द ही उन्होंने कंप्यूटर की बेसिक प्रोग्रामिंग की बातें समझ ली थी। यहाँ कंप्यूटर और इंटरनेट के लिए उनका प्यार था, जिसने उन्हें अमेज़ॉन के लिए इंस्पायर किया। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क में हुआ था। उनकी मदर जैकलीन गीजे जॉर्गेनसन, वह उस समय एक 18 वर्षीय टीनेजर थी, और पिता टेड जॉर्गेनसन ने अपने बेटे का नाम जेफरी प्रिंसटन जॉर्गेनसन रखा था। टेड एक सर्कस में कलाकार थे, परंतु उनके साथ शराब की समस्या थी, जिसका मतलब था कि वह लंबे समय तक नौकरी नहीं कर सकते थे। आखिरकार जैकलीन को इतना निराश किया कि उन्होंने डाइवोर्स का फैसला किया। उनकी शादी के 1 साल के अंदर ही तलाक हो गया। जैकलीन ने टेड से उनके बेटे से दूर रहने के लिए कहा। बाद में उनकी ज़िंदगी में बहुत चुनौतियाँ आई, परंतु जैकलीन ने कभी हार नहीं मानी। अप्रैल 1968 में उन्होंने क्यूबन इमिग्रेंट मैगुएल माइक बेजोस से विवाह किया, जिन्होंने 4 साल के बेजोस को अपनाया, जिनका सरनेम तब बेजोस में बदल गया। तब माइक ह्यूस्टन में एक इंजीनियर का काम किया करते थे। एक बार स्कूल में जब छोटे जेफ बेजोस बच्चों के साथ खेल रहे थे, तब बच्चों से बात करते समय उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि वह अपने माता पिता की शादी में शामिल हुए थे। तब जेफ के दोस्त ने कहा, पर यह कैसे संभव है? तब कंफ्यूज जेफ ने अपनी मदर जैकलीन से पूछा, तो माँ ने सोचा कि यह सही समय है जेफ को सारी बात बताने का। तब जैकलीन ने बताया कि उनकी शादी पहले हो चुकी है, परंतु उनके पहले पिता बहुत ड्रिंक करते थे। जब उससे काम नहीं चला तो परेशानियां बढ़ गई थी, तो इसलिए उन्हें उससे तलाक लेना पड़ा। और जेफ ने पूछा, तो क्या आपको तलाक मिला? तो मदर ने सर हिलाया, हाँ।
जब जेफ 2 साल के थे तो जैकलीन एक बैंक में काम करने लगी, जहां पर वह अपने फ्यूचर हस्बैंड माइक बेजोस से मिली, जिसने बाद में स्वीकार किया कि उन्हें मां और बेटे दोनों से एक साथ प्यार हो गया था। बेजोस के लिए माइक उनके पिता हैं। उनके बाद जैकलीन और माइक के 2 अन्य बच्चे थे, माइक और क्रिस्टीना। असल में बेजोस का निकनेम टिम है। जेफ ज़्यादा खेल प्रेमी नहीं थे, वह तो किताबों और एक्सपेरिमेंट्स की दुनिया से प्यार करते थे। जेफ अपनी क्लास में फर्स्ट आने वाले बच्चों में से थे। वह अब भी एक पुस्तक प्रेमी हैं। हालांकि जिस व्यक्ति ने उन्हें चीज़ों में गहराई से उतरने के लिए इंस्पायर किया वह उनके दादा थे। बेजोस ने अपने बचपन में 4 से लेकर 16 साल की उम्र तक का समय नाना के यहाँ खेतों में मवेशियों की देखभाल करते हुए बिताया। खेतों में अपने दिनों को याद करते हुए बेजोस ने कहा कि उन्होंने वह सब कुछ सीखा, एक जनरेटर और विंड मिल को ठीक करने से लेके जानवरों के इलाज और मवेशियों के साथ दौड़ना देखभाल करना शामिल था। एक बार जेफ अपने दादा दादी के साथ कार में कहीं जा रहे थे। रेडियो पर एक चेन स्मोकर ने धूम्रपान द्वारा कम किए गए जीवन के मिनटों के आंकड़े बताए। युवा जेफ ने कार की सवारी के दौरान धूम्रपान करने वाली अपनी दादी की सिगरेट की संख्या की फौरन गिनती की और बताया सिगरेट पीने से उनकी जिंदगी कितनी कम हो गई है। यह सुनते ही उनकी दादी रोने लगी। तब दादा ने सड़क किनारे कार को रोक दिया और समझाने लगे। एक दिन जेफ को यह एहसास हुआ कि चालाक होने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है दयालु होना। 1969 में जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा था तब उन्हें स्पेस ट्रैवल ब्लू ओरिजिन की इंस्पिरेशन मिली थी। 1992 में न्यूयॉर्क सिटी में जेफ हेज फंड डीई शो में इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर नौकरी किया करते थे। यहीं पर उनकी मुलाकात सबसे पहले फर्म की एक रिसर्च एसोसिएट मैकेंजी ट्यूटल से हुई। वह कैलिफोर्निया की रहने वाली थी। उनके पिता फाइनेंशियल प्लानर के तौर पर काम करते थे और उनकी मदर होम मेकर थी। वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड थी और यह बेजोस और मैकेंजी के लिए पहला आकर्षण था, क्योंकि मैकेंजी के पास एथलेटिक, ब्लंटली अट्रैक्टिव स्माइल और खूबसूरत आंखें थी। जेफ बेजोस सिंपल हेयरलाइन, सिंपल लाइफस्टाइल पसंद करते थे। एक टॉक शो में जेफ ने बताया कि वह अपने आप को लकी मानते हैं, क्योंकि जब उन्होंने मैकेंजी का सीवी देखा, और मैकेंजी तो पहले से ही रिसोर्सफुल फैमिली से थी, ऑफिस में जेफ और मैकेंजी ने साथ में काम किया और वह कभी एक दूसरे से उबाऊ नहीं होते थे। वह एक साथ समय बिताना पसंद करते थे। यह बात मैकेंजी ने एक इंटरव्यू में बताई थी कि उन्हें जेफ का नेचर बहुत पसंद था। हालांकि बेजोस मैकेंजी की तरफ आकर्षित होने के बाद भी मैकेंजी के साथ बाहर जाने के लिए पूछने से पहले नर्वस हो जाया करते थे। पर आखिरकार मैकेंजी ने बेजोस से बाहर लंच पर जाने के लिए पूछा और फिर यहाँ से उनके रिलेशनशिप की शुरुआत हुई। कुछ समय बाद बेजोस ने मैकेंजी को अपने माता पिता से मिलवाया। बेजोस की मदर जैकलीन को मैकेंजी बहुत पसंद आई और इसी के चलते शादी के कुछ दिन पहले बेजोस और मैकेंजी 1994 में सिएटल, वॉशिंगटन में शिफ्ट हो गए। जब जेफ 30 इयर्स के थे और मैकेंजी 23 इयर्स की थी तब दोनों ने शादी कर ली थी। उसी वर्ष अमेज़न भी पिक्चर में आ गया था। जेफ बेजोस अमेज़न के फाउंडर हैं। मैकेंजी ने अमेज़न के डेवलपमेंट में बहुत साथ दिया। अपने खाली समय में मैकेंजी को लिखना पसंद है। 2006 में मैकेंजी ने अमेरिकन बुक अवार्ड शो जीता। उन्होंने फेमस बुक ट्रैप एंड द टेस्टिंग ऑफ लूथर एल्बर्ट बुक लिखी थी। आज बेजोस और मैकेंजी के 4 बच्चे हैं। सबसे बड़े बेटे का जन्म 2000 में हुआ। उसके बाद 2 और बेटे हुए। बाद में उन्होंने चीन की एक लड़की को गोद ले लिया था जो सबसे छोटी हैं। मैकेंजी अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के पैशन को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करती थी। छोटी पर मौज मस्ती भरी हुई यात्राएं जो बच्चों के लिए एजुकेशनल लर्निंग को भी शामिल करती थी। बेजोस जिस पारिवारिक माहौल में बड़े हुए थे वह आज भी है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नाश्ता करना पसंद करते हैं, इसलिए वह कभी भी सुबह की मीटिंग का टाइम फिक्स नहीं करते हैं। खाने पीने और लंबी बातचीत के बाद बेजोस को स्नूज लेना बहुत पसंद है। हालांकि यहाँ डिफरेंस है, कई अचीवर्स के उलट वह रेगुलर डेज में भी नैप लेते हैं। वह उन्हें सही डिसीजन लेने में मदद करती है। हर दिन लगभग 8 घंटे सोते हैं और बिना अलार्म के सुबह जल्दी उठ जाते हैं। जेफ ने कहा कि इससे उन्हें सटीक फैसले लेने में मदद मिलती है। बेजोस ने थ्राइव ग्लोबल के साथ एक इंटरव्यू में कहा था, 8 घंटे की नींद मेरे लिए एक बड़ा बदलाव लाती है। कभी कभी वह अपने साथ स्लीपिंग बैग भी ले जाते थे अपने मुश्किल भरे दिनों में। यह 8 घंटे की नींद एंश्योर करती है कि कोई व्यक्ति थका हुआ या तनाव में तो नहीं है और लॉजिकली क्वालिटी डिसीजन ले सकता है, जो एक कंपनी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है।
2003 में जेफ बेजोस मरते मरते बचे थे जब टेक्सास में स्काउटिंग टूर के दौरान ब्लू ओरिजिन रॉकेट टेस्टिंग वाली जगह पर उनका चॉपर क्रैश हो गया था। खुदकिस्मती से उन्हें माइनर इंजरी आई, वह कुछ समय बाद ठीक हो गए, लेकिन इस घटना से उन्हें बहुत बड़ा शॉक लगा था। उन्होंने कहा यह बहुत ही डंप मृत्यु होती। यह बात बेजोस ने 2004 में इंटरव्यू में कही थी। यह किसी भी तरीके से जीवन परिवर्तन नहीं था। उन्होंने इसे बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा, फियर। तब से जेफ बेजोस ज़्यादातर हेलीकॉप्टर को अवॉइड करते हैं। जब जेफ के सपनों की नींव उनके नाना के विशाल खेतों में रखी गई थी, वह न केवल उनके और उनके भाई बहनों के लिए एक सीखने का मैदान था, बल्कि उनके बचपन की यादों का घर भी था। 1982 में ज़्यादातर स्टूडेंट की तरह जेफ बेजोस ने भी मैकडॉनल्ड में खाना बनाने की नौकरी किया करते थे। स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के लिए मायामी छोड़ दिया, बैचलर ऑफ साइंस इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और कंप्यूटर साइंस में दूसरा स्थान हासिल किया। कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान वह अलग अलग नौकरियां भी किया करते थे। जून 1984 में उन्होंने नॉर्वे में प्रोग्रामर एनालिसिस के रूप में काम किया और अगले साल उन्होंने कैलिफोर्निया में IBM में प्रोग्रामिंग में इम्प्रूव किया। इन सभी अनुभवों ने तकनीकी के लिए बेजोस की भूख को बढ़ा दिया। एक स्ट्रगलिंग जिंदगी से निकलने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने तरीके का आविष्कार करें। यहाँ उनके माता पिता और पत्नी और दादा दादी ने साथ दिया, जिसके कारण वह एक इन्वेस्टमेंट बैंकर से एक बिजनेसमैन बन गए। फाउंडर ऑफ डेविड शो ने स्टैनफोर्ड से कंप्यूटर साइंस में PhD की थी, जो एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। जेफ बेजोस कहते हैं, एक व्यक्ति असामान्य रूप से मस्तिष्क के दोनों हिस्सों का उपयोग कर रहा था। बेजोस ने शो से कई बिजनेस स्ट्रेटजी सीखी। बाद में उन्हें अमेजोन में शामिल किया गया, यहाँ तक कि अमेजोन में भर्ती भी शो की साइकोलॉजी के द्वारा की गई थी। 1994 की शुरुआत में बेजोस ने व्यवसाय के अवसरों की ऑनलाइन रिसर्च के लिए शो के साथ सीधे काम करना शुरू किया था। 1990 के दशक की शुरुआत में कई मीडिया रिपोर्टर्स ने इंटरनेट के लॉन्चिंग के बारे में सवाल उठाए, यहाँ तक कि कुछ साहसी व्यक्ति ऑनलाइन प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर काम कर रहे थे। रिपोर्टर्स ने उनके चलते रहने पर सवाल उठाए। हालांकि बेजोस इंटरनेट के भविष्य के बारे में आशावादी थे। बेजोस को इस फैक्ट के बारे में पता चला कि वेब का उपयोग हर साल 2300% की तेजी से बढ़ रहा है। जेफ ने दर्शकों को बताया कि मैंने ऐसी किसी चीज को कभी देखा या सुना नहीं था जो इतनी तेजी से बढ़ी हो, और लाखों टाइटल्स के साथ एक ऑनलाइन बुक स्टोर बनाने का विचार कुछ ऐसा था जो दुनिया में मौजूद नहीं था। बेजोस उसके लिए बहुत एक्साइटेड थे। बेजोस ने रिसर्च की और बुक्स के लिए अपना पहला ऑनलाइन ऑफर दिया। उस दौरान उनकी शादी को 1 साल हो चुका था। मैकेंजी ने एक स्टेबल वर्किंग वॉल स्ट्रीट के व्यक्ति जेफ बेजोस से शादी की थी, जिन्होंने उससे कहा कि वह अपनी नौकरी छोड़कर एक ऑनलाइन बुक कंपनी शुरू करना चाहता है। मैंने उससे यह अपनी नौकरी छोड़कर करने के लिए कहा। तो यह भी कहा शायद यह काम नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टार्टअप वैसे नहीं होते थे और उन्हें यकीन नहीं था कि उसके बाद क्या होगा। बेजोस ने एक इंटरव्यू में कहा, उसने मुझसे पूछा कि इंटरनेट क्या है, चलो इसे करते हैं, लेकिन हर कोई बोर्ड पर नहीं था। ऐसा ही रिएक्शन उनके पिता का था, क्या मतलब है आप इंटरनेट पर किताबें बेचने जा रहे हैं। यह प्रतिक्रिया जेफ के पिता माइक की थी। जब जेफ ने अपने माता पिता को 90 के दशक के मध्य में अमेजोन लॉन्च करने के लिए अपनी योजना के बारे में बताया, तो माइक बेजोस ने ब्रैड स्टोन को बताया कि जेफ वॉल स्ट्रीट की कुशे की नौकरी को छोड़कर कुछ ज़्यादा ही जोखिम ले रहा है, जिसके कारण उनकी हिचकिचाहट थी। ब्रैड स्टोन ने 2013 में अपनी बुक द एवरीथिंग स्टोर में लिखते हैं कि जैकलिन ने कैसे अपने बेटे को नए व्यवसाय करने की सलाह दी थी। बेजोस ने पिता से अपने अनुसार उनसे कहा कि चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं और मुझे जल्दी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बेजोस को यह बात अपने माता पिता को समझाने में कुछ समय जरूर लगा, लेकिन वे आखिरकार मान गए। जब बेजोस ने अपने बॉस को योजना के बारे में बताया, तब उन्होंने इस पर 2 घंटे तक बात की थी। बेजोस को बताया कि भले ही यह वास्तव में एक अच्छा विचार की तरह लग रहा है और यह उन लोगों के लिए भी बेहतर होगा जिनके पास पहले से ही एक अच्छा करियर नहीं था। और फिर बेजोस ने कहा वह इसे करना चाहते हैं क्योंकि बेजोस नहीं चाहते थे कि जब वह 80 साल के हों तो उन्हें यह रिग्रेट रह जाए कि उन्होंने कोशिश नहीं की। अगर वह इस आइडिया पर काम कर लेते हैं तो 80 साल में सिर्फ इस जॉब को छोड़ने का पछतावा होगा जो क्रिसमस पर उन्हें बोनस दिलवाती थी। पर वह इंटरनेट के इस बड़े चांस को खोना नहीं चाहते थे। जेफ बेजोस को संदेह था कि वह हमेशा कोशिश नहीं करेंगे। एक इंटरव्यू में बेजोस ने कहा कि बहुत विचार करने के बाद उन्होंने अपने पैशन को फॉलो करने के लिए सुरक्षित रास्ता अपनाया और वह अपने इस फैसले पर गर्व महसूस करते हैं।
उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सिएटल को चुना। एक व्यवसाय चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण का कारण था टैलेंट और टैक्सेस। जब सिएटल में टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ साथ सामान्य रूप से कंपनियों की बात आती है तो अमेज़न उनमें सबसे ऊपर आती है। सिएटल में उनकी बहुतायत की वजह से ऑनलाइन रिटेलर बनने के लिए सही शहर था। दुनिया की पहली ऑनलाइन किताबों की दुकान Amazon.com की स्थापना जेफ और मैकेंजी बेजोस के गैराज में 5 जुलाई 1994 को हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी का नाम शुरुआत में अमेज़न नहीं था। जेफ इसका नाम कैडबरा रखना चाहते थे, जैसे जादूगर के पसंदीदा शब्द आब्राकदाब्रा से इंस्पायर्ड थे। हालांकि जेफ ने इसका नाम कैडबरा रखा और अपने सलाहकार लॉयर को नाम के बारे में बताया। उन्होंने इसे कैडबरा के रूप में गलत बताया। जब उन्होंने अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया तो उन्होंने भी इसे कैडबरा के रूप में गलत बताया और तब जेफ बेजोस को एहसास हुआ कि यह गलत नाम था। बेजोस ने मार्क के साथ एक चैट शो में बताया था। इसके बाद उन्होंने साउथ अमेरिका में दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक अमेज़न का नाम रखने का फैसला किया और यह नाम हिट हो गया। उन्होंने कंपनी के लिए पहले प्रोडक्ट के रूप में बुक्स को चुना। बुक्स को चुनने का बड़ा महत्व था। बेजोस ने कहा कि वह और मैकेंजी दोनों ही बुक्स पढ़ने के शौकीन थे। अच्छी बुक्स की खोज के दौरान उन्होंने पाया कि 1994 में किसी भी पॉइंट पर पब्लिशर द्वारा 3 मिलियन बुक्स पब्लिश की गई थी, जबकि सबसे बड़ी फिजिकल बुक स्टोर में केवल 1,50,000 बुक्स थी। और बेजोस ने इस बड़े अंतर को ख़त्म करने के लिए प्लानिंग करी। यहाँ जेफ बेजोस के माता पिता ने 1995 में अमेज़न में $1 लाख को इन्वेस्ट किया था। भले ही उनके बेटे ने उन्हें चेतावनी दी थी कि 70% संभावना है कि उनका पैसा डूब जाएगा। पिता माइक ने कहा कि भले ही उन्होंने व्यवसाय योजना देखी हो, वे इसे ठीक से समझ नहीं पाए, लेकिन वह अपने बेटे पर दांव लगा रहे थे, उनके काम पर नहीं। माता पिता का यह विश्वास बेजोस के लिए एक अतिरिक्त बोनस की तरह था। आज जैकलिन और माइक बेजोस कंपनी के फाउंडर हैं। Amazon.com एक गैराज में व्यापार के लिए खोला गया था, जो बहुत सारे एक्सटेंशन कोड और एक स्टोव, 3 बड़े कंप्यूटर्स, 3 इंजीनियर, फाउंडर और उनके कर्मचारियों से भरा हुआ था। उनका पहला लक्ष्य यह दिखाना था कि यह नया उद्योग आत्मनिर्भर हो सकता है, जो आने वाले सालों में स्टेबल व्यवसाय बनने का माध्यम बनेगा और इससे कंपनी को मुनाफा हो सकता है। बेजोस ने कहा था, अदर इन्वेस्टमेंट्स बाद में आएंगी। यह ट्रेडिशनल बिजनेस सर्विस में सीधे प्रोडक्ट्स ग्राहकों को बेचने का मॉडल था। 1995 में अमेज़न के व्यापार के लिए खुलते ही योजना लगभग बदल गई। अमेज़न ने पहले सप्ताह में $12,000 के ऑर्डर्स को संसाधित किया। बिक्री को रिकॉर्ड करने के लिए गैराज में 1 घंटी लगाई गई थी हर किताब बिकने पर। हालांकि 1 सप्ताह के भीतर घंटी को हटा दिया गया क्योंकि बिक्री का अंदाजा तेजी से बढ़ता चला जा रहा था। 1 महीने के भीतर कंपनी ने 50 राज्यों में किताबों को बेच दी और यह बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के किया गया था। रातों रात इंटरनेट ई-कॉमर्स एक बड़ी चीज़ बनती जा रही थी। कंपनी में उस समय 10 एम्प्लॉयज़ थे, जिनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी शामिल थे। हम दिन ब दिन किताबों की पैकिंग कर रहे थे। मुझे याद है, एक बार किताबों की पैकिंग करते समय घुटनों के बल लंबे समय के बाद मैंने अपने कर्मचारियों से कहा कि हमें घुटनों के पैड लेने चाहिए। उनमें से एक ने कहा कि हमें घुटनों के पैड के बजाय हमें पैकिंग टेबल की आवश्यकता है। मैं मान गया और जल्दी ही टेबल मिल गया। इसने हमारी काम करने की एफिशिएंसी को दोगुना कर दिया और हमने एक ही समय में अधिक पुस्तकों की पैकिंग शुरू कर दी। बेजोस ने इंटरव्यू में मैथियस डॉफनर को बताया, शुरुआती दिनों में जेफ बेजोस अपनी कार में खुद बुक्स की डिलीवरी करते थे और फिर डिलीवरी को पोस्ट के द्वारा जल्दी और दूर तक पहुंचाया जाने लगा। अमेज़न जल्द ही बाजार की उम्मीदों को पार कर गया। बेजोस ने अमेज़न लॉन्च के बारे में कहा, पहले कुछ दिनों के अंदर मुझे पता था कि यह बहुत बड़ा होने वाला है। उन्होंने कहा, यह स्पष्ट था कि हम उम्मीद से ज़्यादा बड़ी उम्मीद पर थे। ऑनलाइन बिजनेस ने उन्हें ऐसी बुक्स बेचने की सुविधा दी जो पहले व्यक्तिगत रूप से खरीदने या कहीं स्टोर करने की नहीं थी। वह उन बुक्स को बेच सकते थे जिन्हें पब्लिशर और बुक शॉप्स के गोदाम में रखा गया था। इससे बहुत सारा पैसा बचाने में मदद मिली। 1995 से 1997 के बीच अमेज़न के शेयर्स ऊपर नीचे होते रहे थे। 1997 में अमेज़न के शेयर की वैल्यू आसमान छू रही थी, जो 233% तक बढ़ गई थी और शेयर होल्डर्स एम्प्लॉयज़ बहुत खुश थे। तब जेफ ने उन्हें बताया कि आज शेयर्स की वैल्यू 100% तक बढ़ गई है, तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कल शेयर्स की वैल्यू नीचे गिर गई तो कल शायद आपको उतना ही बुरा महसूस होगा। और इस पर उनका रिएक्शन कुछ खास नहीं था।
जेफ अमेज़न बिजनेस को तेजी से बढ़ाते गए और जेफ ने निवेशकों को अगले 4 से 5 साल तक कोई लाभ की उम्मीद न करने की चेतावनी दी थी और उन्होंने कहा कम समय में शेयर मार्केट एक वोटिंग मशीन की तरह होता है, जबकि लंबे समय में यह एक वेट मशीन की तरह होता है। उन्होंने कहा शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस पर उत्साहित या हैरान नहीं होने की सलाह दी, यहाँ तक कि जब बाजार में गिरावट आ रही थी तब भी अमेज़न का कारोबार बढ़ रहा था। अमेज़न ट्रेंड का एनालिसिस करने के बाद बेजोस ने आश्वासन दिया कि वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, और अमेज़न आगे बढ़ गया। कंपनी में 1998 में कुछ समय बाद म्यूजिक कैसेट्स और वीडियो कैसेट को भी साइट पर बेचना शुरू कर दिया। असल में बेजोस ने एक कदम आगे बढ़कर कस्टमर से पूछा कि वे ऑनलाइन स्टोर से और क्या खरीदना चाहते हैं, तो हजारों कस्टमर के मैसेजेस उन्हें ईमेल द्वारा मिले। मैसेजेस में उन्हें बताया बुक्स, म्यूजिक कैसेट्स, वीडियो कैसेट के अलावा कार के विंडशील्ड वाइपर, और यह लिस्ट बहुत लंबी होती चली गई। बेजोस जान गए थे कि लोग ई कॉमर्स के जरिए सब कुछ खरीदना चाहते हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिल पाता था। यहीं से और भी कैटेगरीज में इलेक्ट्रॉनिक और बहुत सारी आइटम्स का एक्सपेंशन किया गया, और फिर अमेज़न ने टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट किया, साथ ही कॉम्पिटिटर्स के व्यवसाय को भी खरीदना शुरू किया, जिससे अमेज़न दुनिया भर में लीडिंग ऑनलाइन रिटेलर बन गया। इसके बाद अमेज़न ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर फोकस किया। अमेज़न ने 2007 में लाइट वेट डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक बुक किंडल को इंट्रोड्यूस किया। यह अमेरिका और विदेशों में ई बुक मार्केट के लिए था, हालांकि इसकी यात्रा उतार चढ़ाव के बिना नहीं थी। रास्ते में गलतियां भी हुई, कंपनी को आलोचना का सामना करना पड़ा था जब किंडल ने 1984 से पहले की बुक्स का उपयोग ग्राहकों को करने दिया, जिसका कॉपीराइट कॉम्प्लिकेटेड इश्यू का इतिहास था, जो कि पब्लिक डोमेन नहीं था। यह केवल कुछ ही कंट्रीज में जारी करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि कुछ तकनीकी गड़बड़ के कारण दुनिया भर में यूजर्स इसे एक्सेस कर सकते थे, जो कि इलीगल था, जिसके कारण कंपनी को बड़ी आलोचनाओं और बैकलैश का सामना करना पड़ा। जिसके बाद बेजोस ने किंडल से उन बुक्स को हटवा दिया जहां बुक्स कॉपीराइट मुद्दों का सामना कर रही थी। हालांकि जब सवाल किया गया तो जेफ बेजोस ने कहा कि वह नए प्रोडक्ट्स को लगातार शामिल करते रहेंगे। बेजोस कहते हैं, जब मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं होता तो मैं निराश नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब हम इसमें अच्छे होंगे तो काम करना कितना रोमांचक होगा। आज आप अमेज़न से लगभग सब कुछ खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर फर्नीचर और फैशन से लेकर और भी बहुत कुछ। कंपनी ने एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी में भी बढ़त बनाई और अपनी मार्केट में मजबूत पकड़ बनाई। बेजोस का अगला कदम एंटरटेनमेंट था। इसकी शुरुआत अमेज़न स्टूडियो और अमेज़न वेब सर्विस से 2 वेंचर से हुई। ई कॉमर्स प्राइम शिपिंग मेंबरशिप, जो कि कंज्यूमर को प्रीमियम टेलीविजन शोज देखने की सुविधा देती है। टाइम्स ऑफ इंडिया टाइम्स के अनुसार अमेज़न प्राइम के दुनिया भर में 150 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। एक इंटरव्यू में जेफ से पूछा गया कि कैसे प्राइम ने अमेज़न की मदद की, तो बेजोस ने बताया जब भी कोई प्राइम मेंबरशिप लेता है तो वे अधिक लाभ उठाने के लिए उसे और अधिक लाभ लेने लगते हैं। इसके अलावा होम कमिंग हिट शोज के जरिए ट्रांसपेरेंसी से वह अपनी मर्जी से शोज और कहानियों को देख सकते हैं। अमेज़न वेब सर्विस के बारे में बोलते हुए बेजोस का कहना है कि उन्होंने इसके साथ जैकपॉट मारा था, जैसा कि किसी भी व्यवसाय इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मार्केट में लॉन्च किया, हमने वेब सर्विस शुरू की और 7 साल तक कोई कंपटीशन नहीं था। किसी ने हमें सीरियसली नहीं लिया और जब तक कॉम्पिटिटर्स आए हम तब तक सबसे आगे थे। ऑनलाइन शोज के अलावा बेजोस ने 2013 में $250 मिलियन में वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर को खरीद लिया। बेजोस ने इंटरव्यू में बताया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं नीचे ऊपर होती स्नैक फूड कंपनी को नहीं खरीदूंगा, क्योंकि यह मेरे लिए कोई मतलब की नहीं है, लेकिन द वॉशिंगटन पोस्ट मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आज द वॉशिंगटन पोस्ट डिजिटल के थ्रू लाभ कमा रहा है। बेजोस ने 2017 में कूल फूड मटेरियल को खरीद लिया और अब बेजोस एम्पायर दूर दूर तक फैल चुका है। 2019 में इसकी वैल्यू $1 ट्रिलियन थी। बेजोस ने कहा था कि लोगों द्वारा आपको गलत समझे जाने के लिए आपको तैयार रहना होगा। जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो आपकी आलोचना होती है। जब बेजोस ने इंटरनेट की शुरुआत के समय इंटरनेट बिजनेस के बारे में बात करते थे तो उन्हें बार बार आगाह किया जाता था कि इंटरनेट को कौन इस्तेमाल में लाएगा। तब वह मुस्कुरा दिया करते थे और अपने काम को जारी रखते थे।
अमेज़ॉन लगातार फीचर को डेवलप करता रहता है ताकि भविष्य के कस्टमर की नीड को एनालाइज कर सर्विस को दिया जाए। अमेज़ॉन लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटजी पर कार्य करता है। एक इंटरव्यू में जेफ बेजोस ने कहा था कि आपका एक इन्वेंटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी स्टेप को नहीं छोड़ सकते। कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। एक समय पर एक कदम उठाएं। अपने आइडिया को रखना आसान होता है, लेकिन उन्हें कामयाबी में बदलना बहुत कठिन है। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको बदलना होगा और आप अपने नज़रिए पर स्थिर रहें, लेकिन आपको अपने नज़रिए को आगे बढ़ाने के साथ साथ को इसमें इम्प्लीमेंट करने के तरीके को भी बदलने की ज़रूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेजोस व्यवसाय में खामियों को दूर करने में विश्वास रखते हैं और प्रॉब्लम को सर्च कर सॉल्व करने के बारे में पैशनेट रहते हैं। कंपनी में कामयाबी के लिए बस इन चीज़ों को अच्छी तरह से करना, यह बेजोस ने स्पष्ट रूप में कहा है। मैं कभी दोस्तों को बहाने नहीं देना चाहता। यह मेरी राय में किसी भी व्यवसाय में अच्छा काम करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको वास्तव में खुद के साथ स्पष्ट होने की आवश्यकता है। अपने आप को 80 वर्ष की आयु तक प्रोजेक्ट करें जो आप नहीं करना चाहते। उन्होंने एक टॉक शो में स्टूडेंट्स से कहा था कि कामयाबी के लिए बहुत सारे रास्ते हैं और आपको यह पता लगाने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या काम कर सकता है। ऑनलाइन रिटेल बिजनेस में ई-कॉमर्स को एक्वायर करने के बाद अमेज़ॉन ने अब हेल्थ केयर बिजनेस में एंटर करने का फैसला किया है। जेफ बेजोस के अलग अलग टेक्नोलॉजी, गूगल, उबर इन्वेस्टमेंट शामिल हैं। इसके अलावा अमेज़ॉन पूरे $13.7 बिलियन के साथ साथ ऑनलाइन शू रिटेलर ज़ेपोज़ और वीडियो स्ट्रीमिंग साइट ट्विच के लिए वूल फूड वूपिंग को एक्वायर किया है। सारी फूड डील को हिट करने के बाद अमेज़ॉन के स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ गई। सारी फूड डील को हिट करने की खबर के बाद अमेज़ॉन के स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ गई थी। बेजोस कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं कोशिश करने और असफल होने पर पछताता हूँ। यह बेजोस कई बार अपने इंटरव्यूज में कहा है। जिस तरह से कंपनी में कभी कभी मिलियंस डॉलर्स का लॉस हो जाता है जब इनोवेशन अपने मार्क को हिट करता है, तो यह बड़े नुकसान का कारण भी बनता है। बेजोस ने टॉक शो में बताया है, मैंने Amazon.com पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस उठाया है, लेकिन लॉसेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसी कंपनियां जो एक्सपेरिमेंट नहीं करती या दाव नहीं लगाती, वे सफल नहीं होती हैं। लोग जानना चाहते हैं कि वे कुछ ऐसा यूज़फुल करना चाहते हैं। ये अच्छा है क्योंकि यह हमें नीचे गिरने के बाद वापस उठना सिखाता है। Amazon फायर स्मार्टफोन कीमत से कंपनी को $175 मिलियन का घाटा। प्रोडक्ट 2014 में लॉन्च किया गया था, लेकिन बुरी तरह से फ्लॉप हो गया और कुछ ही महीनों के अंदर इसकी कीमत $199 से 99 सेंट तक नीचे गिर गई। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर द्वारा नुकसान के पूछे जाने पर बेजोस ने चुटकी ली और बोले, अगर आपको लगता है यह बड़ी नाकामी है तो हम अभी भी बड़ी विफलताओं पर काम कर रहे हैं और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। 1999 में सहस्राब्दी के मोड़ के दौरान Amazon ने Pets.com में 50% हिस्सेदारी की थी। बेजोस ने कंपनी में $50 मिलियन को इन्वेस्ट किया था, लेकिन 2002 में व्यापार में मंदी आई। बाद में बेजोस ने Cosmo.com में भी $60 मिलियन को इन्वेस्ट किया था, जिसमें कंपनी ने ऑर्डर को 1 घंटे भर में पहुंचाने का वादा किया था। वह व्यवसाय भी कुछ ही वर्षों में विफल हो गया। कुल मिलाकर बेजोस ने इन दोनों व्यवसायों में लगभग $110 मिलियन का नुकसान उठाया। मैंने Amazon.com पर भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की नाकामी मिली है। बेजोस ने एक इंटरव्यू में कहा था, 2015 में बहुत धूमधाम के साथ बेजोस ट्रैवल रिजर्वेशन को लॉन्च किया गया था, लेकिन 6 मंथ के अंदर ही कंपनी बंद हो गई। यह कंपनी लॉन्च करने का मेन फोकस छोटी छुट्टियों की बुकिंग्स और लोकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर थी, लेकिन शायद ही कोई लेने वाला था। अपने प्रोजेक्ट की विफलताओं के बारे में बेजोस ने 2010 में प्रिंसटन की कक्षा में पीच की शुरुआत में कहा था। बेजोस ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं कोशिश करने और असफल होने पर पछतावा करूंगा और मुझे संदेह था कि मैं हमेशा कोशिश नहीं करने के फैसले से भटक जाऊंगा। जुलाई 2014 में लॉन्च हुआ Amazon वॉलेट, जो अगले 6 महीनों में बंद हो गया। बेजोस फिर से एक बार हैरान नहीं थे। बेजोस ने इंडिया में अधिक इन्वेस्टमेंट के लिए जोर दिया है, जहां पर Amazon के डेवलपमेंट के लिए बड़ा मार्केट देखते हैं। यह उनके सबसे प्रॉफिटेबल मार्केट में से एक है। यहाँ इंटरनेट की तरह इसका उपयोग बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है।
हालांकि मौजूदा ऑनलाइन ई कॉमर्स रिटेलर फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अलीबाबा, यहाँ तक कि ऑनलाइन किराने की साइट से तगड़ा कंपटीशन है। बेजोस, वह चीज़ जो मुझे प्रेरित करती है वह प्रेरणा का एक बहुत ही सामान्य रूप है। वह यह है कि अन्य लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, इसलिए प्रेरित होना आसान है। जेफ बेजोस के कई इंस्पिरेशनल स्पीच में एक बात जो आमतौर पर सामने आती है वह है, जेफ में अपने काम और पैशन के लिए अमेज़न में हर दिन अपने पहले दिन की तरह ट्रीट करने की एबिलिटी है। क्योंकि जैसे जैसे कोई व्यापार बढ़ता है वैसे वैसे कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है। धीरे धीरे अपर मैनेजमेंट के बीच डायरेक्ट कस्टमर कॉन्टैक्ट और कम होने लगते हैं। उसके लिए लोअर स्टाफ होता है जो कस्टमर को मैनेज करता है। बेजोस ने रोज के साथ एक इंटरव्यू में कहा, अमेज़न 1995 से इवॉल्व हुआ है। पहले वह सीधे डाकघर को माल पहुंचाते थे और अब उसके लिए कई सौ कर्मचारी और कुरियर सर्विसेज हैं। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं और जो आपका पैशन भी है तो आप इसमें एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, और यही बेजोस कर रहे हैं। किसी भी सफल कहानी के रूप में जेफ बेजोस का मानना है कि कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना एकमात्र तरीका है, बशर्ते कोई इसे पैशन और रफ्तार के साथ कर रहा हो। जेफ बेजोस ने एक इंटरव्यू में बताया था जो व्यक्ति उन्हें सबसे ज़्यादा हंसाता है वह है उनका भाई मार्क। उन्होंने एक टॉक शो के दौरान अपने भाई बहनों के बारे में मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं उनके साथ होता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा हंसी आती है क्योंकि वह फनी जोक्स को क्रैक करते हुए सबसे ज़्यादा मजाक करते हैं, और आज जेफ बेजोस हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं। जेफ बेजोस कहते हैं कि आप अपने पैशन को नहीं चुनते बल्कि आपका पैशन आपको चुनता है। जब दुनिया के पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा था और अमेरिकी झंडे को चंद्रमा की सतह पर लगाया, 5 साल के बेजोस बिना झपकी लिए टेलीविजन पर आंखें चिपकाए यह देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। परिवार के सदस्य भी चीयर कर रहे थे और जेफ को हमेशा ही दूर राज्यों में ले जाया गया था। वह 7 बार डिज्नीलैंड गए थे। यह उनके बचपन का सपना था कि जब मुझे 5 साल की उम्र में अंतरिक्ष की खोज, अंतरिक्ष की यात्रा से प्यार हो गया था, क्योंकि उन्होंने चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को कदम रखते देखा और मैं कभी अंतरिक्ष के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। मैं तब से इसके बारे में सोच रहा हूँ। बेजोस का मानना है कि फ्यूचर में स्पेस ट्रैवल पृथ्वी को बचाने में मदद करेगी। आज अंतरिक्ष के उनके जुनून ने ब्लू ओरिजिन LLC का रूप ले लिया है, जो अंतरिक्ष में दूसरे ग्रह पर जाने के लिए अफोर्डेबल ट्रैवल $multi-billion कंपनी पर काम कर रहे हैं। ब्लू ओरिजिन का नाम का मतलब पृथ्वी एक नीला ग्रह पर रखा गया है। इसका हेडक्वार्टर कैंट वाशिंगटन में है। 2000 से लेकर अब तक कंपनी लोकल पीपल के लिए स्पेस ट्रैवल को सस्ता और सुरक्षित बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जिसमें रॉकेट पावर को वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंड कराया जाए। ब्लू ओरिजिन व्हीकल पर भी काम कर रही है। 2014 में जेफ बेजोस ने इस प्रोजेक्ट पर $500 मिलियन को इन्वेस्ट किया था और 2017 में उन्होंने कहा कि वह ब्लू ओरिजिन में सालाना लगभग $1 बिलियन को इन्वेस्ट करेंगे और पहला रॉकेट 2019 तक लॉन्च होने की उम्मीद थी। साथ ही 2020 में कोरोना वायरस महामारी के दौर में लाखों करोड़ों की कमाई जोड़ने के बाद उनकी नेटवर्थ अब और बढ़ गई है। इनकी कमाई का बड़ा हिस्सा अमेज़न से आया है, जिसके वो आज भी मालिक हैं, और इसके अलावा कमाई का बाकी हिस्सा दूसरे कारोबार से आया है। फिर वह रॉकेट 14 जनवरी 2021 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। बेजोस ने मार्क के साथ एक चैट शो में बताया उनका लॉन्ग टर्म विजन है। वह अंतरिक्ष में ग्रहों पर ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां अरबों लोग रह सकें और काम कर सकें। पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एक गहना है और वह इसे संरक्षित करना चाहते हैं। आगे पृथ्वी पर रिसोर्सेज के बोझ को कम करना है और यह केवल तभी संभव है जब लोग दूसरे ग्रहों पर रहना शुरू कर दें। इसलिए हम या तो स्पेस में जा सकते हैं, नहीं तो हम अपनी सभ्यता को खत्म कर सकते हैं। इसकी दिशा में पहला कदम अंतरिक्ष यात्रा को अफोर्डेबल बनाना है। वर्तमान में यह महंगा है क्योंकि एक रॉकेट बूस्टर को हर बार लॉन्च कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस टेक्नोलॉजी को विकसित होने में यह कई सौ साल का प्रोजेक्ट है। बेजोस बहुत से लोगों से मिलते हैं जो मंगल ग्रह पर रहना पसंद करेंगे, तो बेजोस उनसे कहते हैं कि मुझ पर एक एहसान करो, 1 महीना अंटार्कटिक या माउंट एवरेस्ट की चोटी पर रहने की कोशिश करो, क्योंकि वह मंगल ग्रह की तुलना में स्वर्ग का बगीचा जैसा है। उन्होंने यह मजाक में कहा। अंतरिक्ष में ग्रहों पर यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर ह्यूमन फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने में कई सौ साल लगेंगे। अंतरिक्ष को सस्ता बनाने के अलावा
अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता बनाने के अलावा बेजोस अगली पीढ़ी के स्पेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के बारे में एंथुसियास्टिक हैं, जबकि आमतौर पर लोगों के पास 8 से 9 साल की योजना होती है। जेफ बेजोस के पास अपने पेट प्रोजेक्ट के लिए कई सौ साल की योजना है, और जब मार्क से यह सवाल किया गया तब उनका भी यही कहना था कि लॉन्ग टर्म में वह अंतरिक्ष ग्रह पर रहना इतना अफोर्डेबल बना देंगे कि जैसा आज हम पृथ्वी पर करते हैं। बेजोस कहते हैं कि अगर वह आज 80 साल के हैं और अपनी ज़िंदगी के बीते हुए 80 साल देखें तो उन्होंने एक चीज़ को पूरा कर दिखाया, जिसमें अगली पीढ़ी के लिए स्पेस में यह बिग एंटरप्रेन्योर्स का एक्सप्लोजन होगा। इसके साथ ही टेक्सास के रैंच में एक पहाड़ी के अंदर एक 10,000 साल पुरानी विशाल घड़ी का निर्माण कर रहे हैं, जो हर 100 साल में टिक करेगी और 1000 साल बाद घंटा बजाएगी। बेजोस ने टॉक शो में अपने दर्शकों से कहा कि हम सब तब तक इस दुनिया से चले गए होंगे, लेकिन कोई न कोई घड़ी की खोज करेगा, और इसी तरह से खोज की जाती है और बीता हुआ इतिहास सामने आता है। आज हम जानते हैं कि ऐसी डिस्कवरीज होती आई हैं। एक चीज़ जो कभी फिक्स नहीं हुई वह है कि ग्राहक किस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पैशनेट होता है, पर जेफ कभी इस फैक्ट को जानने में फेल नहीं होते हैं। ग्राहक हमेशा अलग अलग चीज़ों को चाहेंगे, कम कीमत, फास्ट डिलीवरी, डिफरेंट चॉइसेस और अवेलेबिलिटी। यदि आप उन्हें यह देने में सक्षम हैं तो वे खुश और अच्छे होंगे। जेफ बेजोस ने टॉक शो में कहा है कि सबसे अच्छी कस्टमर सर्विस में यदि कस्टमर को आपको कॉल करने की आवश्यकता नहीं है तो आपको भी बात करने की आवश्यकता नहीं है, और यह काम करता है। एक इंटरव्यूअर ने सवाल पूछा था कि क्या जेफ बेजोस खुद अमेज़न से भी प्रोडक्ट खरीदते हैं और कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन आश्चर्य होगा कि अगर टॉप बॉस को भी गलत डैमेज प्रोडक्ट मिले तो क्या आप डिपार्टमेंट में इसके लिए कॉल करेंगे? तो जेफ ने इस पर जवाब देते हुए कहा, मैं कंसर्न पर्सन से कॉल करता हूँ, उनसे इसे ठीक करने के लिए कहता हूँ और यह भी सुनिश्चित करता हूँ कि हमारे कस्टमर के साथ ऐसा ना हो। हालांकि यह व्यवसाय का हिस्सा है। अमेज़न प्राइम मेंबरशिप का इस्तेमाल मिलाने का आइडिया एक जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मीटिंग के दौरान आया था। एक बार जब लोग प्राइम मेंबरशिप ले लेते हैं तो वह अपने पैसे के लिए बेस्ट वैल्यू चाहते हैं। जेफ बेजोस फैसले दिल से और सहज ज्ञान से लेते हैं। जब अमेज़न की शुरुआत हुई थी तब भी जेफ ने अपने मन की बात सुनी थी, और बिल्कुल यह ब्लू ओरिजिन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अमेज़न के पास अपनी सफलताओं का हिस्सा है। 2018 में अमेज़न का शेयर वैल्यू 70% तक बढ़ गया था, जिससे जेफ दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। फोर्ब्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग जेफ बेजोस ने माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स की जगह ले ली थी। तब रोबिन्सन ने पूछा कि उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने पर कैसा लगा, तो जेफ ने चुटकी लेते हुए कहा कि वह दूसरे नंबर पर भी खुश थे। 1990 के दशक के अंत तक इंटरनेट का बुलबुला फटने पर था। तब अमेज़न के शेयर वैल्यू $113 पर चल रहे थे, और जब बुलबुला फटा तो अमेज़न का शेयर प्राइस $6 तक नीचे गिर गया था। उस समय अधिकतर इंटरनेट कंपनियों के शटर नीचे गिर गए थे। बेजोस के लिए यह एक कठिन समय था। हालांकि जेफ ने पैटर्न का बारीकी से एनालिसिस किया और पाया कि जब शेयर की कीमतें नीचे गिर गई थी तब भी व्यापार बढ़ रहा था। उस समय फंड मिलना मुश्किल था, लेकिन खुद को बनाए रखने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा था। इसके बीच उनकी बढ़ती संपत्ति और स्टेटस पावर की वजह से आलोचनाएं हुई। रिपोर्टर के अनुसार अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में अक्सर आलोचनाएं की कि कैसे अमेज़न छोटे रिटेलर को नुकसान पहुंचा रहा है। एक एनालिसिस ने कहा, जब बेजोस ने होल फूड मटेरियल खरीदे तो अमेज़न के शेयर की कीमत बढ़ गई थी, लेकिन उसी सेगमेंट में अन्य कंपनियों की स्थिति खराब हो गई। कई लोग उन्हें मोनोपोलिस्ट भी कहते हैं कि उनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज अर्थव्यवस्था के लिए खराब हैं, और इसी दौरान आलोचनाएं बढ़ती घटती रही। एक पॉइंट पर उन्हें ईमेल पर और डाक के माध्यम से 47,000 सुझावों ने चौंका दिया, जिसमें दो बड़े इश्यूज शामिल थे। एक 2 से 4 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन और बेघर लोग, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक फाउंडेशन में $2 बिलियन को इन्वेस्ट किया जो अर्ली एजुकेशन पर जोर देती है। क्योंकि बेजोस भी एक मॉन्टेसरी स्टूडेंट थे, फाउंडेशन में लो इनकम ग्रुप्स के 2 से 4 साल के बच्चों की मदद के लिए जरूरी कदम उठाए जाते हैं। उनकी माँ भी एजुकेशन पर फोकस करते हुए बेजोस द्वारा फाउंडेशन की हेड है। 2008 में कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें साइंस टेक्नोलॉजी में अमेरिका बेस्ट लीडर के रूप में चुना गया। 2018 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 पावरफुल लोगों में नामित किया गया,
जबकि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने उन्हें दुनिया के दूसरे बेस्ट सीईओ का दर्जा दिया। वह कभी मीटिंग का टाइम मॉर्निंग में नहीं रखते थे, क्योंकि वह अपनी वाइफ और बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट करते थे और उनके बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही बेजोस काम पर जाते थे। वह सुबह के समय अखबार पढ़ना और खुद के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। बेजोस ज़्यादातर हाई आईक्यू ऑफिस मीटिंग दोपहर से पहले करते हैं। जब बेजोस अपने परिवार के साथ होते हैं तो वह सेल फोन को दूर रखना पसंद करते हैं और वह घर पर हर किसी से बात करना पसंद करते हैं। क्रॉस कंट्री हॉलीडेज पर भी वह शायद ही फ़ोन पर होते हैं, क्योंकि वह हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं। एक बहुत पहले हुए इंटरव्यू में वॉरेन बफे ने बताया था कि उनके पास तो सेल फोन भी नहीं था। विडंबना यह है कि टेक्नोलॉजी एंथुसियास्टिक ओनर बिना किसी टेक्निकल कंट्रोल के परिवार के साथ समय बिताते हैं। बेजोस एक समय पर एक कार्य को करना पसंद करते हैं। वह अगर इम्पोर्टेंट मेल पढ़ते हैं तो उस समय वही काम करते हैं। क्लीन अपने बेटे के बारे में बताती हैं, जब उन्हें मोंटेसरी स्कूल से प्रोजेक्ट्स मिलते थे तो वह उस समय सिर्फ उसी प्रोजेक्ट पर काम करते थे जब तक वह प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट नहीं कर लेते थे। एक बिलियनियर एंटरप्रेन्योर ने इंटरव्यू में बताया, पॉजिटिवली आपको जो करना पसंद हो तो यही केस है जिसमें आप जैकपॉट मार सकते हैं, क्योंकि इस कार्य को आप खुश होकर करते हैं। जेफ बेजोस के मुताबिक हर टीम इतनी छोटी होनी चाहिए कि 2 पिज्ज़ास में उसके सारे मेंबर्स का पेट आसानी से भरा जा सके। अमेज़न के शुरुआती दिनों में बुक्स की पैकिंग के लिए वह फर्श पर झुककर उन्हें पैक किया करते थे, तो उनके कर्मचारियों को टेबल डेस्क की आवश्यकता थी, क्योंकि फर्श पर झुककर पैकिंग करने से उनकी पीठ में दर्द होता था। तो जेफ डेस्क की तलाश में इधर उधर गए और वहां पर दरवाजे पाए जो एक डेस्क थे सस्ते थे। पैसे बचाने के लिए उन्होंने दरवाजा खरीदा और उस दरवाजे के कुछ पैर लगवा दिए। उस समय डेस्क दरवाजे से बनाई गई थी। यह उनके क्रिएटिव माइंड का नतीजा था। 1999 में बेजोस ने CBS से बॉब साइमन के इंटरव्यू में कहा था कि वह उन चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं जो कस्टमर के लिए मायने रखती हैं। 2018 में एम्प्लॉयज़ को कम वेतन मिलने पर काफ़ी झड़प का सामना करना पड़ा था और फिर जेफ ने इस पर प्रतिक्रिया दी और अमेज़न ने न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर $15 कर दिया गया। जैसे जैसे अमेज़न व्यवसाय का विस्तार हुआ वैसे वैसे जेफ का लाइफस्टाइल में भी काफ़ी बदलाव आया। 1999 तक बेजोस और उनकी वाइफ मैकेंजी सिएटल में एक बेडरूम वाले किराए के घर में रहते थे और अब पूरे अमेरिका में उनके 5 घर हैं। बिजनेस इनसाइडर के अकॉर्डिंग बेजोस अमेरिका में 25th सबसे बड़े कैलिफोर्निया में लैंड ओनर हैं। उनकी प्रॉपर्टी में 2 बेवर्ली हिल शामिल हैं, एक 4 बेडरूम का हाउस जिसमें एक स्विमिंग पूल है जिसकी कीमत 9.5 मिलियन पाउंड है, और ऐसे ही उनकी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। उनका अब का नया घर 27,000 स्क्वायर फीट टेक्सटाइल म्यूजियम था जो वॉशिंगटन में है। वह $23 मिलियन में खरीदा, जो बाद में घर में बदल दिया गया। और अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। बेजोस के पड़ोसियों में एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट बराक ओबामा और उनका परिवार साथ में रहते हैं, और इवांका ट्रंप उनके हस्बैंड जैरेड कुशनर शामिल हैं। है ना कितने मज़े की बात। इसके अलावा जेफ बेजोस के पास $65 मिलियन के पर्सनल जेट्स भी शामिल हैं। जेफ बेजोस अपने आप को एथलीट की तरह फिट रखते हैं, अपने पैसों को प्रॉफिटेबल जगह पर लगाते हैं। जैसे 1990 के दशक में बेजोस ने गूगल में $1 मिलियन को इन्वेस्ट किया था। बेजोस ने वर्टिकल फार्मिंग स्टार्टअप में भी पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, जिसमें कंपनी 20 फीट की ऊंचाई पर टावर पर फसलों को उगाती है जो LED लाइट से लैस हैं। इसमें धूप और मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। बेजोस की सबसे फेवरेट नॉवल द रिमेन्स ऑफ द डे है। वीकेंड पर बेजोस अपनी पसंदीदा कॉकटेल बनाते हैं और परिवार के साथ शेयर करते हैं। काशी यात्रा के दौरान बेजोस ने लंबी डिस्कशन की, जिसमें बिजनेस प्लानिंग और लॉन्ग टर्म गोल्स के पीछे की फिलॉसफी शामिल थी। अगले दिन जेफ बेजोस परिवार के साथ वहां रवाना हुए, जहां महात्मा बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद 4 छात्रों को अपने धर्मोपदेश दिए थे। परिवार के साथ बेजोस ने महात्मा बुद्ध की मूर्ति के सामने सम्मान दिया और बेजोस ने वहां भिक्षुओं के चेहरे पर शांति देखी। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बेजोस ने उस विरासत को महसूस किया जिसमें राजकुमार सिद्धार्थ ने हजारों वर्ष पहले राजगद्दी छोड़कर बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, जो आज विभिन्न देशों में फैल गया है और हर पीढ़ी के लिए पीछे कुछ छोड़ना चाहता है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने हमें बौद्ध धर्म दिया, कुछ ऐसा जो अनंत काल तक चलेगा। ऐसा ही कुछ बेजोस अपने ब्लू ओरिजिन के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, जो वह बाहरी अंतरिक्ष में इंसानों को बसाना चाहते हैं।
जिसे लोग कई सौ साल बाद भी जान सकेंगे और आखिरकार में यह हमारी पसंद होगी। 25 साल बाद एक साथ अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस और उनकी पत्नी मैकेंजी ने अपने अपने रास्ते अलग करने का फैसला किया। यह अनाउंसमेंट उन्होंने ट्विटर के माध्यम से जनवरी 2019 में करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी लंबी लविंग लाइफ में लंबे समय के बाद यह फैसला किया। उन्होंने मैसेज में यह भी कहा कि वह हमेशा दोस्त रहेंगे। 4 अप्रैल 2019 को बेजोस द्वारा तलाक की अनाउंसमेंट की गई और यह इतिहास का सबसे महंगा तलाक समझौता हुआ, जिसमें मैकेंजी को अमेज़न के स्टॉक्स में से 4% स्टॉक्स मिले, जिसकी कंपनी शेयर वैल्यू के हिसाब से $35 बिलियन थी। इसके बाद मैकेंजी ने ट्वीट में उन सभी का धन्यवाद किया जिन्होंने उन्हें तलाक की प्रोसेस को सॉल्व करने में समर्थन दिया। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार बेजोस के पास 11.1% शेयर हैं, जिनकी वैल्यू 2021 में $179 बिलियन है। और इसी के साथ ये इनक्रेडिबल बायोग्राफी खत्म होती है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।